अभी तक हमने नंबर सिस्टम की 2 क्लासेस कर रखी हैं, आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। तो इस तीसरे लेक्चर में अभी तक हमने जितना पढ़ा है उससे आगे का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि कल की क्लास को हमने कहां से छोड़ा था, वहीं से आज आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको लास्ट टाइम इसमें ये बताया था अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बताया था भाई? अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था, मींस प्राइम नंबर्स के बारे में बताया मैंने आपको। अब प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया था हमारे जो प्राइम नंबर्स होते हैं इनमें हमारा एकमात्र प्राइम ऐसा नंबर है जो सम है, तो वो कौन सा आपका 2। तो यानी 2 एकमात्र हमारा सम अभाज्य संख्या है 2। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो अभाज्य होने के साथ साथ में सम हो। और मैंने आपको क्या बताया था? प्राइम फैक्टर के बारे में मैंने आपको ये बताया कि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या तब होगी जब उसके गुणनखंड 2 हो, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, यानी वो संख्या स्वयं और एक, यानी वन एंड इटसेल्फ। ठीक है भाई। तो अब जैसे हमने 2 मान लिया, 2 का फैक्टर कितना होगा? 2 होगा और आपका 1 होगा, यानी कि वन एंड इटसेल्फ। इसके अलावा और कोई तीसरा फैक्टर इसका नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारी संख्या कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। अब इसके बाद में ऐसे ही मैंने आपको 3 बताया, तो 3 के फैक्टर कितने होते हैं? 1 और 3, यानी कि 2 से ना इसके कम फैक्टर होंगे और ना ही 2 से ज्यादा। अब इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है मेरे भाई? 100। यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, इनमें 3 संख्या दे रखी है, इनका जो सम है वो कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। और कह रहा है कि इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अब दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब कह रहा है कि इन संख्याओं में से एक है, यानी कि हमारे जो दिए गए ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में से एक हमारी वो संख्या कौन सी होगी जो दूसरी संख्या से 36 अधिक होगी। तो सबसे पहले तो आप एक चीज अपने माइंड में ये रख लो कि जब भी 3 संख्याओं का सम दे रखा हो, जब भी 3 संख्याओं का योग दे रखा हो और वो योग एक सम संख्या हो, तो उनमें से एक संख्या 2 जरूर होगी, क्योंकि 2 ही हमारी एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। तो अब उसने बताया कि 3 संख्याओं का सम कितना दे रखा है आपको? 100 दे रखा है। तो हमने मान लिया 3 हमारी अभाज्य संख्या ABC है जिनका योगफल कितना है? 100 है। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इनका योगफल आपको सम संख्या दे रखा होगा 3 संख्याओं का, तो उसमें से एक संख्या जो हमारी है वो 2 जरूर होगी। तो हमने एक संख्या मान ली, चलो इसको ही मान लेते, ये हमारी एक संख्या 2 है। अब तीनों का योग 100 था, तो A का मान अगर 2 है तो शेष इन 2 का मान कितना बचा होगा? इनका मान बचा होगा 98, क्योंकि तीनों हमारी 100 है, तो हमारी शेष 2 बची वो कितनी होगी? 98 होगी। अब उसमें एक बात ये और कह रहा है कि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि अगर 36 अधिक है तो जो शेष बचा है उसमें से हम लोग दोनों को आधा आधा बांट देंगे और उसमें आधा आधा बांटने के बाद में 36 अधिक कर देंगे। तो जब 98 में से हमने 36 को घटाया, यानी कि 8 में से 6 गया 2 बचा और 9 में से 3 गया तो आपका 6 बचा, यानी कि अब बचा हमारा 62। कितना बचा भाई? 62 बचा। अब इस 62 को हम लोग पहले इन दोनों B और C को आधा आधा करके दे देते हैं और उसके बाद में इसमें 36 एक में अधिक कर देते हैं, फिर हमें इसके बाद पता चल जाएगी हमारी दूसरी संख्या क्या है। तो अब हमने इसको आधा किया, तो यानी कि 62 को 2 लोगों में अगर हमने इसको बांटा तो हमारे पास में कितना हो गया? 31 हो गया। ठीक है भाई। ये 31 जो है ना, इस 36 को अगर आपने 31 और दे दिया तो कितना हो गया? ये हमारा हो गया 67। अब ये 67 है, टोटल मेरा 98 था, तो अब शेष कितना बचा? शेष हमारा बच जाएगा 31। तो यही आपसे पूछा है कि इनमें से एक संख्या कौन सी होगी? इसका मान तो आपका हो गया 67 और इसका मान हो गया आपका 31। तो आपके ऑप्शन में कौन सा है भाई? 17, 43, 31 और 29। तो आपके पास में ना तो 67 है और क्या है आपके पास में? 31 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31, क्योंकि एक संख्या हमारे पास में 67 है, दूसरी 31 है और तीसरी कौन सी है? 2। तो तीनों संख्याओं का अगर योग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई साहब। ये कह रहा है कि यदि x y z अभाज्य संख्या है और x + y + z अर्थस है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि x + y + z इनका योग कितना दे रखा है आपको? 38 दे रखा है। इनका योग है 38 और कह रहा है कि यदि
तो कह रहा है कि x का अधिकतम मान क्या होगा। ये एक चीज तो मैंने अभी आपको बताई थी, जब भी तीन अभाज्य संख्याओं का योग अगर एक सम संख्या है तो उनमें से ये तय है कि एक संख्या दो जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि दो ही एकमात्र हमारी सम अभाज्य संख्या है, इसलिए इनका योग भी सम है, तो हम एक संख्या दो जरूर मानेंगे। अभी हमने a को 2 माना था, लेकिन अब हम x को 2 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में x के ही बारे में जिक्र किया गया है, इसमें बोला गया है कि x का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो x को छोड़ के शेष किसी को भी हम लोग 2 मान सकते हैं। तो हमने मान लिया भाई z को मान लिया कितना 2। अब हमारे पास z को हमने जब 2 मान लिया तो तीनों का सम हमारे पास था 38। अब कितना बचा? इन दोनों का सम हमारे पास में बच गया भाई 36। कितना बच गया भाई? 36 बच गया। ठीक है, अब इस 36 को हम इन x और y दोनों में डिवाइड करना है, और ये ध्यान में रखते हुए डिवाइड करना है कि x और y को इस तरीके से हमें डिवाइड करना है कि दोनों की दोनों संख्या हमारी कैसी होनी चाहिए? अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर मैंने y को 1 मान लिया तो x हमारा कितना हो जाएगा? 35। देखो, ना तो एक हमारी अभाज्य संख्या है, ना ही 35, यानी कि ये तो हम ले नहीं सकते। फिर क्या करेंगे? फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? दूसरे को देखते हैं भाई, यानी कि अगर हम यहाँ पे 2 मान लें, यहाँ पे कितना मान लें? y की जगह पे 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 34। ये भी हमारी क्या है? 34 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, और 2 को तो हम पहले ही मान चुके हैं। अब 34 हमारी भाज्य संख्या है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। फिर क्या करेंगे? अगला ट्राई करते हैं भाई। अगला अगर हमने देखा तो अगला हम सीधा सीधा आपको बता दें कि अगर हम y को मान लेते हैं कितना? 5। y को कितना मान लेते हैं भाई? 5 मान लेते हैं y को हमने मान लिया 5 और x को मान लिया 31। देखो, 5 भी हमारी अभाज्य संख्या है और 31 भी अभाज्य संख्या है, दोनों का सम भी कितना है? 36। तो x का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 31। यानी कि इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, यानी कि 31 इसका सही आंसर है। एक बार फिर देख लो, मैंने बताया था तीन संख्याओं का सम कितना है? 38 है। इनमें से मैंने बताया कि जब भी किसी तीन संख्याओं का योग सम संख्या हो तो उनमें से एक संख्या 2 जरूर होती है। हमने z को 2 मान लिया। अब हमारा टोटल जो योगफल था वो 38 था, 2 इसको मान लिया तो शेष कितना बचा? 36 बचा। इस 36 को हमें दो लोगों में इस प्रकार से बांटना था कि x को मैक्सिमम से मैक्सिमम मींस अधिकतम से अधिकतम मिल सके और y को कम से कम मिल सके। तो हमने पहले y को ट्राई किया 1 2 3 करके, नहीं आया। जब मैंने y को 5 रखा तो हमारा x कितना हो गया? 31। और 5 और 31 दोनों की दोनों हमारी अभाज्य संख्या है, और इस प्रकार से x को अधिकतम मान भी मिल जाता है कितना? 31। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन नहीं है भाई, पहले समझ लो। कह रहा है कि यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या होता है। क्या होता है? एक सम संख्या। यही चीज मैंने अभी आपको बताई। यदि लगातार तीन संख्या अभाज्य संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है, कोई भी हमारी तीन संख्याएं, कोई भी वो संख्या हमारी अभाज्य है, अगर उनका योग एक सम संख्या आ रहा है तो उनमें से एक संख्या हमेशा 2 होगी, ये निश्चित है। यही मैंने बताया आपको, यदि तीन अभाज्य संख्याओं का योग एक सम संख्या है तो उनमें से एक संख्या 2 जरूर होगी। ये चीज आप लोग नोट कर लेना और इसको हाईलाइट कर लेना अपनी कॉपी पे, नहीं तो आपका क्वेश्चन 100% गलत होने के चांस रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये था आपका अभाज्य संख्या मींस प्राइम नंबर्स के बारे में। अभी प्राइम नंबर्स आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग इन चीजों क्वेश्चन के माध्यम से इनको और करते रहेंगे आगे आगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हम लोग किसको? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या है। को प्राइम नंबर्स को हिंदी में हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा भाई कि को प्राइम नंबर मींस सह अभाज्य संख्याएं कहते किसको हैं? तो सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम मींस सह अभाज्य संख्या। यानी कोई भी हमारे 2 प्राइम नंबर्स है, कोई भी, इसमें ये नहीं है केवल हमने जो एग्जांपल मिली है यही नहीं, कोई भी हमारे 2 प्राइम नंबर्स हो उनका एचसीएफ, जब प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका एचसीएफ एक तो होगा ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स में कुछ कॉमन ही नहीं होता है। मींस कहने का मतलब ये है कि क्योंकि प्राइम नंबर्स को जब भी हम लोग देखते हैं तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो इसमें से ये चीज अगर इनके ऊपर ये लागू होती है कि इनके 2 ही फैक्टर होते हैं तो इनका एचसीएफ ये तो तय है कि हमेशा कितना होगा? इनका एचसीएफ सदैव 1 ही होगा।
तो जब भी आपको को प्राइम नंबर की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, कोई भी दो प्राइम संख्या उठाएंगे, उनका एक जोड़ा बना लेंगे और उनको इस प्रकार से रख लेंगे कि भाई ये हमारी क्या बन जाएंगे, फिर सह अभाज्य संख्याएं। मींस जैसे हमने ले लिया आपका 2 और 3, ठीक है, ये हमारी दोनों संख्याएं क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। 11,13 ये भी क्या है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। 17,19 ये क्या है हमारी सह अभाज्य संख्याएं। यानी कि ये दोनों क्या है, एक सेट है, किसका है, प्राइम संख्याओं का, प्राइम नंबर्स का। तो इन्हीं प्राइम नंबर्स के सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, सह अभाज्य संख्याएं बोल देते हैं। क्लियर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या भाई, रिलेटिवली प्राइम। और रिलेटिवली प्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या। अब रिलेटिवली प्राइम किसको कहते हैं, देखो रिलेटिवली प्राइम सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1। अब इसमें क्या कह रहा है, सेट ऑफ टू नंबर, उसमें क्या कह रहा था, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, इसमें सेट ऑफ टू नंबर का है। इसने ये बोला है ये जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर हमारे प्राइम हो या ना हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई भी दो नंबर हमें ऐसे लेने हैं जिनका HCF सदैव 1 होगा। कितना होगा, 1। तो यही इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है कि सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1। कोई भी दो नंबर्स जिनका HCF 1 हो, वो दोनों संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगी। मींस अपेक्षित अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। जैसे इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2,9, दोनों का HCF कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है। जब दोनों सेट्स में कुछ भी एक सेट्स में कोई भी दो संख्याएं हैं तो उनमें अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उनका HCF सदैव कितना रहेगा भाई साहब, हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये चीज आपको याद रख लेना है कि रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और आपका आगे आ रहा है ट्विन प्राइम। इन तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे बात कर रहा है को प्राइम की तो आप क्या कहेंगे, को प्राइम में आप ये बोल देंगे सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स। आपसे अगर बोल रहा है रिलेटिवली प्राइम तो आप बोल देंगे सेट ऑफ टू नंबर, कोई भी नंबर जिनका HCF कितना होना चाहिए, 1, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, रिलेटिवली प्राइम। ठीक है भाई। आगे आते हैं ट्विन प्राइम के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विन का मतलब तो आप लोग भली बात जानते ही है। तो ट्विन को हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अब ट्विन प्राइम के बारे में जान लो। इनको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस 2। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं, कोई भी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। कितना हो भाई, 2। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या आप ऐसी ले सकते हैं जिनका अंतर 2 आता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं जुड़वा अभाज्य, मींस ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं 5,7, ठीक है, 11,13, 17,19, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे कहलाएंगे ट्विन प्राइम नंबर। क्या कहलाएंगे भाई, ट्विन प्राइम नंबर हम इनको बोल देंगे। तो आप लोगों को ट्विन प्राइम, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, ये तीनों के तीनों क्लियर हो चुके होंगे। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि P और Q अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं और P प्लस Q बराबर 12, यानी P प्लस का Q का मान कितना दे रखा है आपको, 12 दे रखा है। और P लेस देन Q, यानी कह रहा है P जो है वो छोटा है किससे, Q से P छोटा है। यानी कि हर कंडीशन में P और Q के ऐसे जोड़े बनाने हैं जहां पे हमारा P छोटा होना चाहिए और Q हमारा बड़ा रहना चाहिए। ठीक है भाई। तब आपसे कह रहा है कि बताइए P और Q के कितने जोड़े संभव है। पहले तो आपके माइंड में ये चीज याद रखनी है कि आपको अपेक्षित अभाज्य संख्याएं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। अपेक्षित अभाज्य संख्याओं को मैंने क्या बताया था, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF 1। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो भाई बना लो P प्लस का Q, इनका योग कितना दे रखा आपको, 12। और ये कंडीशन आपको दे रखी है कि P छोटा है किससे, Q से।
ठीक है भाई। अब जब p हमारा छोटा है q से, तो ऐसे कितने इसके p और q के फैक्टर्स बन सकते हैं जिनका योग कितना हो 12। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं, फिर बाद में बताएंगे इसके कितने फैक्टर होते हैं। देखो जितने भी इसके पॉसिबल फैक्टर हैं सबको लिखते हैं। जैसे मान लो अगर p का मान 1 है तो आपका q कितना होगा, q आपका 11 होगा। अगर p का मान 2 है तो q आपका 10 होगा। p का मान अगर 3 है तो q आपका 9 होगा। यदि p का मान आपका 4 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 8। इसका मान अगर 5 है तो इसका मान कितना हो जाएगा q का, ये हमारा हो जाएगा 7। और अगर p का मान 6 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 6, जो कि नहीं हो सकता, यानी कि ये तो हमारा बनेगा ही नहीं। तो अब सबसे पहले ये देखना है कोई भी हमारे दो ऐसे रिलेटिवली प्राइम में हमें ये देखना है कि कोई भी दो नंबर ले लें जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो p सबसे पहले ये देखा 1 और 11 को, दूसरा 2 और 10 को, 3 और 9, फिर 4 और 8। तो इनमें क्या आपको डिफरेंस 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर किस में मिल रहा है 5 और 7 में, यानी कि एक ही इसका जोड़ा ऐसा संभव है जिनके बीच में इनका डिफरेंस कितना होगा भाई 2 होगा। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे आपसे कह रहा है कि भाई कि हाउ टू नो इफ ए नंबर इज प्राइम और नॉट, कैसे पहचाने कि कोई संख्या अभाज्य है या नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज है। आपको ये कैसे पता चलेगा कोई भी हमारी संख्या अभाज्य है या नहीं है, इस चीज को हम लोग कैसे जानेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये देखना है कि n आपको जो भी आपको कोई भी संख्या दे रखी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख भी रखा है 197। इस 197 को हमें ये चेक करना है कि हमारी संख्या अभाज्य है या नहीं है। ठीक है, और यही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हाउ टू नो इफ ए नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले हम इसी को ट्राई करेंगे। इसको ट्राई करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो इसको ट्राई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखेंगे कि n एक छोटे से छोटा नंबर देखते हैं जिसके लिए n स्क्वायर a के बराबर हो और a से बड़ा भी हो। यानी कि या तो a जो n स्क्वायर है वो a के बराबर हो, नहीं तो n स्क्वायर a से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन है भाई। तो सबसे पहले ये देखो इसके नियरेस्ट कोई ऐसी एक पूर्ण संख्या देखो 197 की। 197 की नियरेस्ट अगर आपने एक पूर्ण संख्या देखी तो वो आपकी कितनी होती है 196, यानी कि 196 आपको दिख गई। लेकिन हमारे पास में हमें इससे नीचे नहीं देखना है, इससे ऊपर ही देखना है। यानी कि यह वर्ग कितने का होता है 14 का वर्ग होता है 196, और हमारे पास में है कितना 197। या तो इसके बराबर होता है 196 ही होता तो हम मान लेते, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि n स्क्वायर जो है या तो a के बराबर हो या n स्क्वायर का मान a से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि n स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे कितना लिया 14 लिया n की जगह पे। अगर n की जगह पे 14 लिया, इसका स्क्वायर किया तो कितना हो गया 196, जो कि छोटा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं भाई, n का मान 1 बढ़ा दो, यानी कि n की जगह पे अब हमें कितना लेना पड़ेगा 15। n की जगह पे कितना लेना पड़ेगा 15 लेना पड़ेगा। यानी कि अगर हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर हमारा किससे बड़ा होगा a से। a का मान कितना है आपके पास में, तो a का मान आपके पास में है 197, जबकि 15 का मान कितना होता है, 15 का मान होता है 225। तो a का जो a है वो हमारा छोटा है, लेकिन n स्क्वायर हमारा कैसा है बड़ा है। इस प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि हमारी जो कोई भी संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या है, उसको कैसे देखते हैं, ये हमारा कैसा है अभाज्य है या नहीं है। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ठीक है भाई, क्लियर हो गया होगा ये आपको शायद। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो भाई फिर आगे की स्लाइड को देखते हैं। आगे क्या है, all prime numbers greater than equal to 5 must be in the form of, करेक्ट। सभी अभाज्य संख्याओं को इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या आपको देखनी है तो आप उसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 6m प्लस माइनस 1। यानी कोई भी हमारी अभाज्य संख्या, जैसे मान लो हमने 2 ले ली, एक सबसे पहले आपने 1 को ट्राई किया, m का मान कितना ले लिया, m बराबर 1 अगर रखा तो हमारी पहली प्राइम संख्या क्या बन जाएगी यहाँ से, इस फॉर्मूले के हिसाब से 6 इंटू 1 प्लस का 1, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 7। अगर आपने यहाँ पे माइनस लिया तो 6
इंटू 1 माइनस 1 तो हमारा कितना हो जाएगा 5। यानी कि इस प्रकार से भी आप कोई भी अभाज्य संख्या है या नहीं है वो आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सभी अभाज्य संख्याओं को इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। किस प्रकार? 6m प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में। आगे देखते हैं। आगे देखो, इंटीजर हम लोगों ने 2-3 बार इसका क्लासिफिकेशन कर चुके हैं, फिर इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग फिर से कर रहे हैं। इसमें क्या है, इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया कहां से कहां तक होता है, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है हमारा इंटीजर। इंटीजर का अब की बार जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक, मींस इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। ठीक है भाई, अब इवन इंटीजर किसको कहते हैं? तो इवन इंटीजर सिंपल सी बात है भाई, कोई भी नंबर है जो हमारा 2 से डिवाइड है, कितने से? 2 से डिविजिबल है कोई भी नंबर, वो हमारा कैसा होगा? इवन इंटीजर होगा। अगर कोई भी नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हमारा कैसा हो जाएगा? ऑड इंटीजर। तो यहाँ पे लिखा भी है कि नंबर इज डिविजिबल बाई 2। कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित है वो हमारा कैसा हो जाएगा भाई? सम पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिनका अंक क्या हो सकता है 2 से डिविजिबल होने, जो भी अंक हमारे 2 से डिविजिबल होंगे उनके इकाई का अंक क्या होगा? तो उनके इकाई का अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक अगर उसका इकाई का अंक है तो वो 100% हमारी संख्या कैसी होगी? सम पूर्णांक होगी, मींस इवन इंटीजर होगी। बात करते हैं विषम पूर्णांक की, तो इसमें लिखा है कि नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2। कोई भी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है वो हमारी संख्या क्या कहलाएगी? विषम पूर्णांक कहलाएगी। यानी कि विषम पूर्णांक को हम लोग कहां से कहां तक लेते हैं? तो माइनस इनफाइनाइट से, जैसे -3, -1, 0, इसमें 0 ले लिया गया। एक चीज याद रखना है, इसमें क्या आया है? 0, जबकि 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि 0 हमारा कैसा है? सम है, तो यहाँ पे 1 भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या होगा भाई? माइनस इनफाइनाइट से -3, -1। अब -1 के बाद में जब भी आप इसमें क्या ऐड करेंगे? 2 ऐड कर देंगे। जब इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1। यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला आपका एक जो है 1 एक्स्ट्रा कट गया इसमें से, इसको रफ कर देते हैं। इसमें 0 आपका नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं होना चाहिए तो क्या होगा? फिर आपका यहाँ से हो जाएगा 1, 3, 5 और ये हमारे सब क्या हो जाएंगे? ऑड इंटीजर हो जाएंगे। क्योंकि एक तो आपका 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, तो ये भी इसकी डेफिनेशन में भी ये चीज लिखी है, कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? विषम पूर्णांक बोल देंगे भाई। ठीक है भाई, ये चीज है। अब सम पूर्णांक की अगर बात करोगे तो सम पूर्णांक में आपका 0 आएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 होगा, 2 होगा, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी होगा तो वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा। तो इसके एग्जांपल में क्या क्या कहां से कहां तक लिख सकते हैं आप? माइनस इनफाइनाइट से -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 ये कहां तक चला जाएगा? अनंत तक, जहां तक भी हम संख्याओं को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जिसमें 2 का भाग जा सकता है वो हमारी सभी कैसी संख्या होंगी? इवन इंटीजर होंगी, मींस सम पूर्णांक होंगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। की प्रॉपर्टीज है, किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ इवन ऑड। कैसे पता चलेगा हमें कब कोई संख्या हमारी इवन है या ऑड है? जब भी आप इवन और इवन को, किसको? इवन और इवन को ऐड करेंगे तो उसका मान सदैव ही कैसा आएगा? इवन आएगा। आपने कहा जरा 1-2 एग्जांपल ही बता दीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे मैंने 2 + 2 लिया तो कितना हो गया? 4। मैंने अगर 8 + 8 लिया तो कितना हो गया? ये 16 हो गया। 16 + 16 लिया तो कितना हो गया? 32 हो गया। यानी कि आप दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं जो इवन है और उसमें इवन ही ऐड करेंगे तो वो हमेशा उसका वैल्यू जो आएगा, उसका रिजल्ट जो आएगा वो एक इवन संख्या ही आएगा। ठीक है भाई। अगला, जब ऑड संख्या में ऑड को जोड़ देंगे, ऑड में ऑड को जोड़ देंगे, ये बात आप सही से इसको देखना कि ऑड में ऑड को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऑड में ऑड को किया तो क्या हो गया? इवन हो गया। आप इस चीज में ना रहना कि भाई इवन में इवन को किया तो इवन आ गया, तो ऑड में ऑड को करेंगे तो ऑड आ जाएगा, नहीं।
जब ऑड में ऑड को करेंगे तब भी हमारा इवन ही आएगा। कैसे? जैसे भाई साहब आपका 3 क्या है? ऑड है। इस 3 में हमने 3 ऑड को ही ऐड कर दिया तो इसका रिजल्ट कितना आ गया? 6 आ गया। और 6 कैसी संख्या है? इवन या ऑड? इवन संख्या है हमारी। ऐसे हमने 9 + 9 को ऐड किया, 9 और 9 दोनों ऑड है तो इसका आंसर कितना आएगा? 18। और 18 हमारी कैसी संख्या है? इवन संख्या है। आपने 7 + 7 को ऐड किया, 7 + 7 को ऐड किया तो कितना हो गया? ये हमारा हो जाएगा 14। 7 + 7 यानी कि 7 हमारा ऑड नंबर है, 7 और 7 ऑड है। इसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया भाई साहब? इवन आया। ठीक है भाई। आगे अब क्या कर रहे हैं भाई साहब? ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी ये प्लस था, अब क्या है? मल्टीप्लाई। जब ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही ऑड आएगा। जैसे आपने 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 9। 3 में आपने 7 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया? तो आपका आ गया 21। क्या है ये? इवन या ऑड? तो ऑड। ठीक है। 5 में आपने 5 का मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया? 25। कैसी संख्या है ये? ऑड है। ठीक है भाई। जब भी आप ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऑड ही आएगा। लेकिन आप इवन में इवन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा इवन ही आएगा। यानी कि ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज यहाँ पे सत्य हो सकती है। जब ऑड में ऑड का कराते हैं तो ऑड आएगा, इवन में इवन का कराएंगे तो इवन आएगा। लेकिन ये चीज यहाँ पे आपने अगर प्लस में इसको फॉलो कर दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे ऑड में ऑड को ऐड कर दिया तो आपने कहा ऑड आया, मैंने कहा नहीं इवन आएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई कराते तो हमेशा ऑड आएगा, इवन में इवन का मल्टीप्लाई कराते तो इवन आएगा। लेकिन इवन में अगर ऑड का मल्टीप्लाई कराएंगे, इवन में ऑड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? इवन ही हो जाएगा। इवन में ऑड का मल्टीप्लाई करा के हमने देख लिया, जैसे मैंने कहा भाई इवन 2, इसमें ऑड हमने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया? 6। इवन 4, ऑड हमने इसमें 9 का मल्टीप्लाई करा दिया, कितना हो गया? 36। यानी कि जब भी हम लोग इवन में ऑड का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा ही इवन आएगा। ठीक है भाई। याद रखोगे ये चीज कि इवन में इवन को ऐड करते हैं तो इवन, ऑड में ऑड को ऐड करते हैं तब भी इवन, ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऑड, इवन में इवन का मल्टीप्लाई कराते हैं तो इवन, और इवन में ऑड का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? इवन आ जाता है। ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है? परफेक्ट नंबर। बहुत अच्छी चीज है ये परफेक्ट नंबर। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना, परफेक्ट नंबर बोला मैंने, ना कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर में आगे बताऊंगा आपको, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं? परफेक्ट नंबर मींस पूर्ण संख्या। आपने एक बार और पढ़ा है पूर्ण संख्या, पढ़ा है भाई कि नहीं? पूर्ण संख्या आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आपकी पूर्ण संख्या क्या थी? जिसमें हम लोगों ने 0 को इंक्लूड किया था नेचुरल नंबर में, है ना? इनको हमने पूर्ण संख्या बोला था। अब ये पूर्ण संख्या क्या है? इनकी डेफिनेशन को समझ लो। ये कौन सी पूर्ण संख्या है? इसमें ये कह रहा है कि यदि किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग, बात कब कह रहा है? संख्या को सहित मींस संख्या को जोड़कर उस संख्या से दोगुना हो जाता है। उस संख्या से क्या हो जाता है? दोगुना हो जाता है। किसी भी संख्या के गुणनखंड करते हैं और जिस संख्या के गुणनखंड करते हैं उसके गुणनखंडों में स्वयं हम उसी संख्या को ऐड कर दें तो उसका जो योगफल होगा वो संख्या से दोगुना हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे? पूर्ण संख्या। अब आप अगर ये बात ना कह के दूसरी बात कहना चाहें, आप कहें भाई इस शब्दों में मैं नहीं बोलना चाहता, दूसरे शब्दों में बताओ, तो मैंने कहा कोई भी संख्या है उसके गुणनखंडों का योग। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? संख्या को छोड़ रहे हैं, संख्या से हमें कोई वास्ता नहीं है। ठीक है। यदि संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो, इसके बराबर हो, स्वयं उसी संख्या के बराबर हो उसके गुणनखंडों का योग, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या बोल देते हैं। क्या बोल देते भाई? पूर्ण संख्या। आपने कहा बातें तो बहुत बता दी, एक दो एग्जांपल भी बता दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो एग्जांपल। जैसे कोई भी संख्या मैंने ट्राई किया 1, तो 1 के गुणनखंड कितने होते हैं? 1 ही होते हैं, बात खत्म इसकी। ठीक है। अब क्या किया मैंने? कोई भी संख्या है 2 लिया, इस 2 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 और 2। इसका हमने क्या किया? संख्या को, जो कि संख्या के बराबर भी नहीं है ना तो संख्या से दोगुना। आपने कहा पहली वाले से बताओ, संख्या को सहित संख्या को जोड़ के मैंने कहा योग कर लिया, कितना हो गया? 3। और जबकि संख्या कितनी है? 2, ये भी नहीं हो रहा।
दोनों पॉइंट से गया। अगला देखा हमने 3 को ट्राई किया, तो 3 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 और 3। एक को हमने क्या किया, उस संख्या को पहले छोड़ दिया, तो वो हमारी संख्या इसके बराबर ही नहीं है। जब संख्या इसके बराबर नहीं है तो इस हिसाब से तो है नहीं। आपने कहा दूसरे पॉइंट को देखो, संख्या को लेकर देखो, मैंने कहा बिल्कुल, जब इन दोनों को लिया तो इनका योग कितना हो गया, 4, जो कि हमारे 3 के बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर क्या होगा भाई, आपने 6 को लिया, किसको लिया, 6 को लिया, तो इसके गुणनखंड के कितना हो, इसके गुणनखंड क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं और 6 स्वयं संख्या होती है। अब आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हो। पहला वाला पॉइंट क्या है, संख्या को सहित, यानी संख्या को लेकर। संख्या हमारी स्वयं क्या है, 6, इसको हमने साथ में लिया, जब संख्या को हमने साथ में लिया तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 और 1 12, जो कि क्या कह रहा है, संख्या से दोगुना होगा, यानी संख्या हमारी 6 थी और इससे दोगुना कितना हो गया, 12। यानी कि पहली हमारी पूर्ण संख्या, पहली पूर्ण संख्या हमारी कौन सी बन गई भाई, तो पहली पूर्ण संख्या हमारी बन गई 6। आपने कहा अभी एक ही से तो बताया, दूसरे से इसको वेरीफाई करा के दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा संख्या को छोड़ दिया, जब मैंने संख्या को छोड़ दिया तो इसके गुणनखंडों का योग किया तो वो संख्या के बराबर है क्या, 3 और 2 5, 5 और 1 6, और संख्या कितनी हमने लिखी थी, 6, तो 6 के बराबर ही तो भाई है कि नहीं है। इसीलिए हमारी पहली पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 हमारी पहली पूर्ण संख्या है जिसके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर होती है और संख्याओं को जोड़कर उस संख्या के दोगुने के बराबर होती है। ये था आपका पूर्ण संख्याओं का सिलसिला, ठीक है भाई। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या पढ़ेंगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप किसी भी संख्या को पहचान लेंगे कि हमारी संख्या पूर्ण संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इस क्लास को आप एंजॉय कीजिए, देखिए, और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप्स में इनको इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और एक क्वेश्चन और बच गया भाई, चलते चलते इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द नंबर इज परफेक्ट नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो हमारी पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या को निकालने के लिए मैंने क्या बताया, कोई भी संख्या है अगर आपने संख्या को छोड़ दिया है तो वो संख्या उनके गुणनखंडों का योग उसके बराबर होना चाहिए। अगर आपने संख्या को ले लिया है तो उसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना होना चाहिए। ठीक है भाई, ट्राई करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए आपको क्या दे रखा है, 9। 9 के गुणनखंड की आपने क्या कहा होते हैं, 9 के गुणनखंड 1 होता है, 3 होते हैं और स्वयं 9। तो देखो आपने सबसे पहले संख्याओं को छोड़ा, जब संख्याओं को आपने छोड़ दिया तो उसके गुणनखंडों का योग किया, कितना हो गया 4, जो कि 9 के बराबर नहीं है। आपने कहा संख्या को ले लो, मैंने कहा ले लिया, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12 और 1 13, जो कि 9 के 2 गुने के बराबर, ये भी नहीं है, यानी दोनों कंडीशन में फेल। अगला आता आपका 15। 15 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1, 3, 5 और स्वयं 5। तो देखो जब संख्या को छोड़ दिया तो संख्या को छोड़कर इसके जो गुणनखंड है वो 15 के बराबर नहीं है, यानी 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि यहां से तुम्हारी संख्या पूर्ण संख्या है ही नहीं। फिर क्या किया मैंने, संख्या को भी ले लिया, तो 15 और 5 20, 20 और 4 24, जो कि 15 का दोगुना कितना होता है 30, जो कि इसके बराबर नहीं है, यानी कि 15 भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगली बात करते हैं 20 की। तो 20 की अगर हमने बात की तो 20 के गुणनखंड के क्या क्या हो जाएंगे भाई, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, 4 5 और 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 के बाद में क्या हो जाएगा आपका 20, यानी कि 10 और 20। तो हमने सबसे पहले स्वयं उस संख्या को ही छोड़ दिया। जब उस संख्या को छोड़ा तो मैंने देखा क्या ये इसका सम जो है वो इसके योग के बराबर है कि नहीं है। तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 10 कितना हो गया भाई 22, जबकि हमारी संख्या कितनी है 20, यानी कि 22 जो है इसके बराबर नहीं है। ये इसलिए हमारी जो संख्या 20 है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये 22 है, अगर हमने संख्या को भी ऐड कर लिया तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 42, यानी कि ये भी हमारा इस 20 के दोगुने के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारी ये 20 जो है ये भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अब तो एक ही ऑप्शन बचा है, यानी कि आप इसको डायरेक्टली इसको टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। 28 के गुणनखंड किए तो 28 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं भाई, 1 होता है, 2 होता है,
और आपका 4 होगा, ठीक है, क्या होगा 4 के बाद में क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा। पहले तो मैंने संख्या को छोड़ दिया, जब संख्या को छोड़ा तो इसके शेष गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो रहा है क्या, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, और 14 और 14 कितना हो गया 28। यानी कि अगर हमने संख्या को छोड़ दिया है तो इसके गुणनखंड का योग इस संख्या के बराबर हो रहा है, यानी कि हमारी संख्या कैसी है, पूर्ण संख्या है। आपने कहा संख्या को लो, मैंने संख्या को भी ले लिया, यानी कि 28 और 28 कितना हो गया 56, यानी कि 28 का दोगुना कितना होता है 56, यानी कि इसकी ये भी दोगुना किसके बराबर है, अगर इस संख्या को हम लोग ऐड करते हैं स्वयं संख्या को, तो ये हमारा दोनों तरीके से सही है। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी है तो 6 है, और याद रखना पहली तो सबको पता होती है, पहली पूर्ण संख्या कौन सी है 6, लेकिन याद रखना दूसरी जो पूर्ण संख्या है वो आपकी कौन सी है 28 है। इस प्रकार से आपके ये आगे चलती चली जाती है। ये था हमारा पूर्ण संख्याओं का कॉन्सेप्ट। अगली क्लास में हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। और लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप अपने सहपाठियों के साथ में शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास में स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कीजिए। क्लास आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है, इस क्लास को आपको कैसी लगी ये क्लास। और अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है भाई। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, लव यू।